सभी विद्यार्थियों का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ढांढन के श्री रामेश्वर लाल तारा देवी बजाज स्मार्ट क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, विगत जो हमारी कक्षा हुई थी उस कक्षा में हम लोगों ने हमारी ये जो पहली इकाई है स्थिर विद्युतिकी, इस स्थिर विद्युतिकी में हम लोगों ने विद्युत आवेश के गुणधर्म, इन सब को पढ़ने के उपरांत एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम कूलाम का नियम, जो स्थिर विद्युतिकी का बहुत महत्वपूर्ण रूल है, इस नियम को हमने पढ़ा था। एक बार पुनः आपको याद दिला देता हूँ। कूलाम का नियम कहता है कि दो बिंदुवत स्थिर आवेश Q1 और Q2 जिनके बीच की दूरी यदि स्मॉल r मान ली जाए तो इनके मध्य लगने वाला आकर्षण या जो प्रतिकर्षण बल है, आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, हमने देखा था, यह मान आता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे r स्क्वायर। यहाँ पर ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसको हम लोग चाहें तो K से भी दर्शा सकते हैं। ये जो K है, इस K को विद्यार्थियों कहा जाता है कूलाम नियतांक। विगत कक्षा में हमने इसके बारे में अच्छी तरह से पढ़ लिया था। और ये जो एप्सिलॉन नॉट है, इसको बोलते हैं विद्यार्थियों हम लोग निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता। पिछली कक्षा में हमने जब इन सब के बारे में अध्ययन किया था तो बच्चों आपको बताया गया था कि जो कूलाम नियतांक है, इस कूलाम नियतांक का जो संख्यात्मक मान होता है वह होता है, यदि हम MKS पद्धति की बात करें तो 9 गुणा 10 की पावर 9। इसका मात्रक निकालें, जैसे यहाँ पर ये K है तो K बराबर क्या आ जाएगा FR स्क्वायर बट्टे Q1 Q2। F का मतलब बल का मात्रक होता है न्यूटन, इंटू R स्क्वायर, R क्या है दूरी की जगह आ जाएगा मीटर, तो स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, बट्टे Q1 इंटू Q2। Q1 का मतलब कूलाम, Q2 का मतलब कूलाम, तो इसका मात्रक आ गया था न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर बट्टे कूलाम स्क्वायर। यदि बच्चों हम बात करें इस एप्सिलॉन नॉट की, ये एप्सिलॉन नॉट का यदि हमें मान निकालना है, चूँकि K बराबर क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K का यदि हम ये मान रखेंगे और उस समय पाई का 3.14 मान रखकर यदि हम सरल करते हैं तो विद्यार्थियों एप्सिलॉन 0 का जो संख्यात्मक मान है वो हमने पढ़ा था 8.85 इंटू 10 की पावर -12। इसके मात्रक की बात करें, हमें रटना नहीं है, हमारे सामने ये K का मात्रक है, चूँकि एप्सिलॉन नॉट क्या है K के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, K के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब इसका मात्रक जो कूलाम नियतांक है उसके मात्रक का उल्टा होगा। तो यहाँ पर जो हर में कूलाम स्क्वायर है वो तो बन जाएगा अंश कूलाम स्क्वायर बट्टे न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक हो गया है। बच्चों, आप लोगों को जब दूसरा पाठ पढ़ाया जाएगा उसमें एक टॉपिक आएगा जिसका नाम है विद्युत धारिता। उस समय जब हम बात पढ़ेंगे तो आपको एक व्यंजक पढ़ाया जाएगा विलगित गोलीय चालक की धारिता, जिसका सूत्र आएगा C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। ये जो C है, C को हम बोलते हैं चालक की धारिता। दूसरे पाठ में आपको पुनः स्पष्ट किया जाएगा, ये जो धारिता है, इस धारिता का मात्रक होता है विद्यार्थियों फैरड। तो इस आधार पर बच्चों यदि हम एप्सिलॉन 0 का दूसरा मात्रक देखें, बोलो क्या आ जाएगा फैरड बट्टे R त्रिज्या का मात्रक क्या होता है मीटर, तो इसका दूसरा मात्रक क्या हो गया है फैरड प्रति मीटर। तो विद्यार्थियों, बदले हुए सिलेबस के संदर्भ में यदि हम ध्यान दें तो प्रश्न आ सकता है, छोटे छोटे प्रश्न, एक नंबर के प्रश्न आते हैं, तो ये आ सकता है, ऐसे प्रश्न बना के दे दिया, फैरड प्रति मीटर मात्रक दर्शाने वाले भौतिक राशि का नाम लिखो, तो आप क्या बोल देंगे निर्वात की विद्युतशीलता। आजकल मात्रक देखकर उस राशि का नाम पूछते हैं या सीधा पूछ लेते हैं निर्वात की विद्युतशीलता का इसके अलावा दूसरा मात्रक कौन सा होता है, तो आप ध्यान रखेंगे फैरड प्रति मीटर। एक साल बच्चों बोर्ड की क्लास में, बोर्ड का जो पेपर हुआ था उसमें एक साल ये प्रश्न भी आया हुआ है 1 नंबर का, निर्वात की विद्युतशीलता का विमीय सूत्र लिखिए। विमा पूछी थी,
तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग विमा को लाइट में ले लेते हैं कि ये तो कक्षा 11 में थे। विमा हमारे फिजिक्स का मूल आधार है, हमें हर भौतिक राशि की विमा पता होना चाहिए। तो इसके लिए हम विमा लिखना चाहें तो एप्सिलॉन जीरो का देखो मात्रक यह है कूलाम स्क्वायर। कूलाम क्या है भाई? आवेश का मात्रक। आपको पता है विद्यार्थियों I बराबर क्या होता है? Q अपॉन T। तो इससे Q बराबर क्या हो जाएगा? IT। तो ये Q का स्क्वायर तो है कूलाम स्क्वायर। तो कूलाम की विमा क्या हो जाएगी भाई? Q बराबर IT से I की जगह आ जाएगा भाई Q बराबर आ गया IT। I विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, विमा इसकी A। T समय का मात्रक सेकंड और विमीय सूत्र होता है T। तो यहाँ पर आ जाएगा एप्सिलॉन जीरो की विमा लिखेंगे, ध्यान देना ये एप्सिलॉन जीरो की विमा यह आ जाएगी। आपको रटना नहीं है, इसके आधार पर लिखना है कूलाम स्क्वायर। कूलाम की विमा क्या होगी? 80। तो कूलाम का स्क्वायर है ये आ गया बच्चों A स्क्वायर T स्क्वायर बट्टे न्यूटन। न्यूटन क्या है? बल का विमीय सूत्र कक्षा 11 में अनेक बार पढ़ा है, हमारे याद हो चुका है अब तो। M1 L1 T-2 इंटू मीटर स्क्वायर दूरी को दर्शा रहा है, इसकी जगह आ जाएगा L स्क्वायर। इसको यदि आपने अब सरल कर दिया है तो वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी? इसको ऊपर ले जाइए तो M1 को ऊपर ले गए M की पावर -1, L की पावर देखिए नीचे कितनी हो गई? 3। ऊपर ले जाइए कितनी हो जाएगी? L की पावर -3। T पर ध्यान देना भाई, ये जो T की पावर -2 है ऊपर जाएगी तो T की पावर क्या हो जाएगी? +4। तो T की पावर +4 और A की पावर 2। ये विद्यार्थियों निर्वात की जो विद्युतशीलता है उसकी विमा हो गई है। तो अब निर्वात की विद्युतशीलता से संबंधित यदि कोई प्रश्न बनता है, देखो पहला प्रश्न बनता है निर्वात की विद्युतशीलता का संख्यात्मक मान क्या हो गया भाई? 8.85 × 10⁻12। मात्र क्या होता है? आपके सामने है कूलाम स्क्वायर बट्टे न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर, या बोल सकते हैं फेरेड प्रति मीटर। और इसका विमीय सूत्र क्या आ गया है? M-1 L-3 T की पावर 4 और A की पावर 2। आप लोग बच्चों साथ साथ अपना जो होमवर्क वाली कॉपी है, जो नोट्स वाली कॉपी है, उसमें इन सबको आप नोट करते जाइए। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने अभी जो बात पढ़ी है यहाँ पर बच्चों आपने लिखा है कूलाम के नियम के मुताबिक दो बिंदुवत स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल होता है F बराबर K Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। यदि हम इसको वेक्टर में लिखें तो यहाँ पर आ जाता है वेक्टर F और यहाँ पर आ जाता है R के। इस K को हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। तो हम लोग कह सकते हैं वेक्टर F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर R के। अब यहाँ पर बच्चों अभी तो जो हम बात कर रहे हैं वो कौन से माध्यम की बात कर रहे हैं? निर्वात माध्यम की बात कर रहे हैं। लेकिन यदि अन्य कोई माध्यम हो, अब यहाँ पर एक बहुत विशेष बात है, नोट करने वाली बात है विद्यार्थियों, कूलाम के नियम की जो आइडियल कंडीशन होती है ये किस परिस्थिति में आदर्श होता है? कि दो आवेश कैसे हो? बिंदुवत हो, आवेश स्थिर हो और दोनों आवेशों के मध्य माध्यम क्या हो? निर्वात हो। तो बच्चों आप लोग ये महत्वपूर्ण कंडीशन है, इसको अपनी कॉपी में स्टार लगा के नोट कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है, नोट कीजिए। कूलाम का नियम केवल निर्वात तथा बिंदुवत स्थिर आवेशों के लिए ही यथार्थ है। प्रश्न बन सकता है कूलाम के नियम हेतु आदर्श शर्त लिखिए। तो आदर्श शर्त क्या बन गई? कूलाम का नियम केवल निर्वात तथा बिंदुवत स्थिर आवेशों के लिए ही यथार्थ है। समझ गए बात को? आगे बढ़ते हैं। यदि विद्यार्थियों मान लीजिए ऐसी स्थिति बन जाए कि आवेशों के मध्य माध्यम निर्वात नहीं होकर अन्य कोई माध्यम हो, तो अन्य कोई माध्यम की स्थिति में यहाँ पर जब हम कूलाम बल का सूत्र लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट की जगह आ जाएगा एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर, यहाँ पर आ गया ये R के। तो ध्यान रखना भाई, माध्यम की उपस्थिति की बात करें, निर्वात माध्यम की बजाय यदि अन्य कोई माध्यम हो तो विद्यार्थियों एप्सिलॉन जीरो के स्थान पर क्या आएगा? एप्सिलॉन।
ध्यान रखना, इस एप्सिलॉन को बोलते हैं हम लोग माध्यम की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन 0 को क्या बोलते हैं? निर्वात की विद्युतशीलता। और एप्सिलॉन को क्या बोलेंगे? निर्वात की विद्युतशीलता। लेकिन यहाँ पर एक विशेष बात ध्यान रखनी है, जिसका हम जिक्र आगे वाले टॉपिकों में करेंगे। क्योंकि हमारे इस चैप्टर का नाम ही क्या है बच्चों? विद्युत क्षेत्र है। तो विद्युत क्षेत्र को पढ़ेंगे तब आपको ये बात मैं जरूर बताऊंगा। फिलहाल आप इतनी सी बात ध्यान रखिए, यदि आवेशों के मध्य अन्य कोई माध्यम होता है तो एप्सिलॉन 0 के स्थान पर आ जाता है एप्सिलॉन। तो कहने का मतलब, एक तो हमने जान ली है माध्यम की विद्युतशीलता, एक हमने पढ़ लिया है निर्वात की विद्युतशीलता। यदि इन दोनों का अनुपात लिया जाए एप्सिलॉन बट्टे एप्सिलॉन 0, तो क्या कर रहे हैं हम लोग? तुलना कर रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? आपेक्षिक विद्युतशीलता। बच्चों अपनी कॉपी में नोट कीजिए, महत्वपूर्ण टॉपिक है, परीक्षा में प्रश्न आया हुआ भी है, इस पर प्रश्न बनता भी है। हेडिंग डालिए आप लोग, आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता। इस आपेक्षिक विद्युतशीलता का एक दूसरा नाम और है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पराविद्युतांक। आपेक्षिक विद्युतशीलता, या बोल देंगे इसको पराविद्युतांक। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पराविद्युतांक को डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। आपेक्षिक विद्युतशीलता। विद्यार्थियों, आपेक्षिक विद्युतशीलता का जो संकेत होता है उसको हम लोग लिखते हैं एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी, या इसको हम के से भी दर्शाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये वाला जो के है हमारा, वो कूलाम नियतांक से अलग है। इस के का मतलब क्या है? पराविद्युतांक, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या क्या बोल देते हैं? एप्सिलॉन आर। तो इसको हम लोगों को समझना है, इसकी परिभाषा नोट करनी है। तो विद्यार्थियों ध्यान रखना, माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का जो अनुपात है उसे हम क्या बोलते हैं? आपेक्षिक विद्युतशीलता। नोट कर लीजिए, परीक्षा में प्रश्न आ जाए आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या है या पराविद्युतांक क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? माध्यम तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं, या क्या बोल देते हैं? पराविद्युतांक। अब विद्यार्थियों, छोटी सी बात है, ध्यान रखना, क्योंकि ये आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या है? अपने आप में माध्यम और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात है। इसका मतलब यह अपने आप में क्या हो गया है? कैसी भौतिक राशि हो गई है ये? मात्रकहीन। मात्रकहीन, और जो मात्रकहीन है उसकी विमा नहीं होती है। तो आप क्या बोलेंगे? आपेक्षिक विद्युतशीलता कैसी भौतिक राशि है? मात्रकहीन और विमाहीन भौतिक राशि। क्लियर हो गई बात अच्छी तरह से? तो विद्यार्थियों, आज हमने एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ लिया है, जिसका नाम है आपेक्षिक विद्युतशीलता, या बोल देते हैं पराविद्युतांक। अब चूंकि विद्यार्थियों, जब हम इसमें संख्यात्मक प्रश्न हल करते हैं तो अलग अलग पराविद्युतांक का मान जो है माध्यम पर डिपेंड करता है। ध्यान रखना, प्राय जो हमारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है, यदि यहाँ पर बच्चों ये एक सारणी से बना लेना आप लोग, यहाँ पर तो आ जाएगा ये माध्यम, और इधर बना लेना आप लोग ये पराविद्युतांक, जिसको आप के बोल रहे हैं, या इसको आप एप्सिलॉन आर कह रहे हैं। एप्सिलॉन नोट का मतलब तो निर्वात की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन का मतलब माध्यम की विद्युतशीलता, और एप्सिलॉन आर का मतलब आपेक्षिक विद्युतशीलता, या क्या बोल देते हैं इसको? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यदि बच्चों, यदि माध्यम में हवा है, निर्वात है, तो ध्यान रखना के का मान होता है लगभग 1। आपको किताबों में हो सकता लिखा हुआ मिल जाए 1.00234 या 1.0056, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप लोग ये इसका मान 1 याद रखेंगे। यदि यहाँ पर विद्यार्थियों माध्यम कांच हो, तो आप ध्यान रखेंगे इस के का जो मान है वो 3 से 4 के बीच होता है। माध्यम यदि कांच है तो पराविद्युतांक का जो मान है वो 3 से 4 के बीच में होता है। यदि यहाँ पर माध्यम डिस्टिल्ड वाटर हो, आशुत जल हो, तो इस आशुत जल के लिए जो पराविद्युतांक है इसका मान होता है बच्चों 80 से 81। और यदि यहाँ पर माध्यम चांदी, सोना, तांबा, लोहा, जिसको हम धातु बोलते हैं, यदि ये धातु होता है तो इसके लिए पराविद्युतांक का मान होता है इनफाइनाइट। विद्यार्थियों, अनेकों बार राजस्थान बोर्ड की परीक्षा में, सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में अनेकों बार आया हुआ है, धातु के लिए
पराविद्युतांक का मान लिखो। क्या लिखेंगे आप लोग? इनफाइनाइट, अनंत। ध्यान रखना, हवा के लिए 1, कांच के लिए 3 से 4 के बीच में, आशुत जल के लिए 80 से 81 के बीच में, और धातु के लिए अनंत। ठीक है भाई। तो ये बच्चों बहुत महत्वपूर्ण बात हमने पढ़ ली है, आपेक्षिक विद्युतशीलता या पराविद्युतांक, जिसका अर्थ क्या हो गया? माध्यम तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को पराविद्युतांक कहते हैं या बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक और टॉपिक महत्वपूर्ण तो इतना तो नहीं है लेकिन फिर भी हमें ज्ञान होना चाहिए। हेडिंग डालिए आप, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। आप इस बात का विशेष ध्यान रखें, जो भी आप लोगों को पढ़ाया जाता है उसको आप लोग अपने नोट्स वाली कॉपी में नोट करते जाइए। जो आपको होमवर्क दिया जाता है उस होमवर्क को आप नियमित रूप से करके हम लोगों से चेक करवाएं। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। ध्यान देना, बहुत आसान है, परीक्षा में पूछने की संभावना इसकी कम होती है, लेकिन हमें ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। ध्यान देना बच्चों, यह हो गया है निर्देश तंत्र। यहाँ पर एक यह आवेश है बिंदुवत स्थिर आवेश Q1 और एक आवेश हमने ले लिया है ये Q2 बिंदुवत स्थिर आवेश। ये जो Q1 है, इस Q1 का विद्यार्थियों मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश हमने मान लिया है वेक्टर R1। ये मूल बिंदु है। ये जो Q2 है, इस Q2 का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश हमने मान लिया है वेक्टर R2। सीधी सी बात है बच्चों, दोनों बिंदुवत स्थिर आवेश हैं तो दोनों के बीच में क्या लगेगा भाई? बल लगेगा। और ये जो कूलाम बल है इसके बारे में आपको बताया हुआ है। ये जो कूलाम बल है इसकी दिशा किधर होती है? आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। यदि हम यह बात करें, यह जो हमारा Q2 है, इस Q2 का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश है R2, Q1 का है वेक्टर R1। यदि हम यह कहें इस Q2 का Q1 के सापेक्ष स्थिति सदिश, इसको हम क्या बोल देंगे? R21। क्या बोलेंगे भाई? R21। R21 का मतलब क्या है? बिंदु आवेश Q2 का Q1 के सापेक्ष स्थिति सदिश, जिसको कक्षा 11 में हमने लिखना सीख लिया था। इसको क्या बोलेंगे आप लोग? वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। वेक्टर R21 बराबर क्या आ गया? वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। अब बच्चों ध्यान देना, इस Q2 आवेश पर Q1 के कारण से बल लगेगा। ये जो बल है उसकी डायरेक्शन किधर होगी भाई? Q1 और Q2 को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। यानी जो Q1 के कारण से Q2 पर जो बल लग रहा है उसको हम क्या बोल देंगे? F21। क्या बोल देंगे इसको? F21। सारे बच्चे ध्यान देना भाई, Q2 आवेश पर Q1 आवेश के कारण से लगने वाला बल F21। इसका मान कहाँ से लाएंगे हम लोग? कूलाम के नियम से। तो आप साथ में नोट करते जाइए, बिंदु आवेश Q2 पर आवेश Q1 के कारण से लगने वाला बल यह हो जाएगा विद्यार्थियों F21 इज इक्वल टू, बोलो सूत्र क्या लिखूं? याद हो गया आप सब लोगों के? क्या कहेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। चाहे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? के भी बोल सकते हैं। इस के का मतलब क्या है? कूलाम नियतांक। ध्यान रखना, यहाँ पर जो के है वो कूलाम नियतांक, और एप्सिलॉन बट्टे एप्सिलॉन 0 जिसको हम के बोलते हैं वो क्या है? उसको बोलते हैं हम आपेक्षिक विद्युतशीलता, या क्या बोलते हैं? पराविद्युतांक। तो F21 बराबर क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। आगे क्या आता है? Q1 Q2। तो हम बात कर रहे हैं Q2 पर Q1 के कारण से लगने वाला बल, Q1 Q2 बट्टे क्या आ जाएगा भी? R²। R² क्या लिख दूँ यहाँ पर मैं? ये आ जाएगा बच्चों R21 का स्क्वायर। और साथ में यहाँ पर क्या आएगा? जब वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो यह आ जाएगा, यूनिट वेक्टर लगाते हैं ना भाई, I कैप J कैप, यहाँ पर आ जाएगा यूनिट वेक्टर R21। ये यूनिट वेक्टर R21 क्या हो गया? यह हो गया है बच्चों वेक्टर R21 की दिशा में इकाई सदिश। वेक्टर R21 की दिशा में इकाई सदिश। R21 का मतलब ये हो गया है, ध्यान रखना, यूनिट वेक्टर R21 बराबर हो गया है वेक्टर R21 की दिशा में इकाई सदिश। इसको आप बच्चों एक बार समीकरण नंबर 1 दे दीजिए।
समझ में आ रही बात? हमारा हेडिंग क्या है? कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। हम बात कर रहे हैं आवेश Q2 जिसका Q1 के सापेक्ष स्थिति सदिश है वेक्टर R21। तो Q2 पर Q1 के कारण से लगने वाले बल की गणना कर रहे हैं। इस समीकरण तक दिक्कत नहीं है, कूलाम के नियम से जो मान आया हुआ है उसी को लिखा है। अब आप क्या करेंगे, इस R21 का मान रख दीजिए। तो आप लोगों को कक्षा 11 में बात पढ़ाई हुई है, यह आ जाएगा F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बट्टे R21 का स्क्वायर करना है तो ये आ जाएगा वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। इसका क्या ले लेंगे आप लोग, मापांक ले लेंगे। इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर करना है और साथ में आ जाएगा ये यूनिट वेक्टर R21। ये विद्यार्थियों बिंदु आवेश Q2 पर Q1 के कारण से लगने वाला बल। जब Q1 के कारण से Q2 पर बल लग रहा है तो हम ये भी कह सकते हैं Q2 के कारण से Q1 पर लगने वाला बल। आपने जब शुरुआत की थी तो आपने क्या कहा था कि Q2 का Q1 के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या है, वेक्टर R21। लेकिन जब बात करेंगे आप Q1 की तो वहाँ पर इकाई सदिश क्या आ जाएगा, यानी Q1 का Q2 के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या आ जाएगा, उसको बोल देंगे हम लोग R12। आप नोट कीजिए। इसी तरह है बिंदु आवेश Q1 पर Q2 के कारण से लगने वाला बल, इसको बच्चों हम बोल देंगे वेक्टर F12 इज इक्वल टू, सारे बच्चे ध्यान देना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बट्टे, यहाँ पर क्या आएगा भाई, अब R21 स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा बच्चों R12 का स्क्वायर। और ये ध्यान रखना वेक्टर R12 बराबर क्या आ जाएगा, R1 माइनस R2। तो यहाँ पर हमें मान रखना है R12 का स्क्वायर, तो इसमें आ जाएगा वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। इनका जो मापांक आएगा उसका आप स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पर आ जाएगा R12। ये समीकरण नंबर 3। ये तो है बच्चों Q2 पर Q1 के कारण से लगने वाला बल, और ये आ गया है Q1 पर Q2 के कारण से लगने वाला बल। अब यहाँ पर सीधी सी बात है, आप लोगों को कक्षा 11 में इस बात को भली भांति बताने का प्रयास किया गया था। यहाँ पर ये जो यूनिट वेक्टर R21 है, ये यूनिट वेक्टर R12 के परिमाण में तो बराबर है, लेकिन दिशा क्या है इसकी, विपरीत। R21 इज इक्वल टू माइनस R12। इस आधार पर बच्चों यदि समीकरण 2 और 3 की तुलना करें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर ये आ जाएगा वेक्टर F21 इज इक्वल टू माइनस वेक्टर F12। ये बच्चों कूलाम के नियम का सदिश निरूपण आ गया है। परीक्षा में पूछे जाने की संभावना कम है, लेकिन फिर भी हम लोगों को सारी बातें पता होनी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब नया हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, बहु आवेशों के मध्य बल एवं अध्यारोपण का सिद्धांत। बहु आवेशों के मध्य बल एवं अध्यारोपण का सिद्धांत, ये भी आसान सा टॉपिक है, परीक्षा की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हम लोगों को सारी जानकारी पता होनी चाहिए। बहु आवेशों के मध्य बल, यहाँ पर आगे जो मैं बता रहा हूँ ना कि अध्यारोपण का सिद्धांत, बच्चों जब किसी प्रभाग में 2 आवेश होते हैं तब तो कूलाम का नियम सफिशिएंट है, लेकिन किसी प्रभाग में जब 2 से अधिक आवेश होते हैं तो उस समय कूलाम का नियम पर्याप्त नहीं होता है। वहाँ पर हम लोगों को अध्यारोपण का सिद्धांत भी पढ़ना पड़ता है। पहले आपको मैं समझा दूँ, उसके बाद में हम लोग इसको कॉपी में नोट कर लेंगे। अध्यारोपण का सिद्धांत देखो बच्चों, कोई प्रभाग है, कोई क्षेत्र है, इसमें बहुत सारे आवेश हैं। जैसे आपने मान लिया ये आवेश है Q1, ये आवेश है Q2, ये आवेश है Q3, ये आवेश है Q4, और यह बच्चों मान लीजिए आवेश ले लिया आपने Qn ले लिया। अब इतने सारे आवेश हो गए Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 एंड सो ऑन Qn। तो बच्चों हम बल की गणना कैसे करें, तो विद्यार्थियों ध्यान रखना, ऐसी कंडीशन में हम लोगों को एक परीक्षण आवेश की परिकल्पना करनी पड़ती है। हमने एक परीक्षण आवेश ले लिया, ये परीक्षण आवेश ले लिया बच्चों, इसको मान लिया आपने Q0। ये परीक्षण आवेश वास्तव में होता नहीं है, इसकी हम परिकल्पना करते हैं। तो
अब यहाँ पर इस परीक्षण आवेश पर बल किसके कारण से लगेगा? Q1 से भी लगेगा, Q2 से भी लगेगा, Q3 से भी लगेगा, Q4 से भी लगेगा, Qn से भी लगेगा। तो Q1 के कारण से Q0 पर जो बल लग रहा है, इस बल को विद्यार्थियों आपने कह दिया है मान लीजिए F1। Q2 के कारण से Q0 पर जो बल लग रहा है उसको आपने कह दिया F2। Q3 के कारण से जो बल लग रहा है ये हो गया है विद्यार्थियों मान लीजिए F3। Q4 के कारण से जो बल लग रहा है ये हो गया है मान लीजिए F4। Qn के कारण से जो बल लग रहा है वो हो गया है, इसको बोल दिया आपने Fn। तो विद्यार्थियों यह जो परीक्षण आवेश Q0 है, इस पर लगने वाला जो कुल बल है वो कुल बल किसके बराबर हो गया? आपके सामने है। Q1 के कारण से बल लगा है F1, Q2 के कारण से बल लगा है F2, Q3 के कारण से बल लगा है F3, Q4 के कारण से बल लगा है F4 और लास्ट में क्या जाएगा? एंड सो ऑन Fn। तो विद्यार्थियों यदि हमें इसको डिफाइन करना हो, सीधी सी बात, इस टॉपिक का सार तो यही है वेक्टर एफ बराबर इतना, लेकिन हम इसको हमारी कॉपी में कैसे नोट करेंगे? तो आप पहले समझिए, आप क्या बोलेंगे? बहु आवेश यानी अनेक आवेशों की उपस्थिति में किसी परीक्षण आवेश, ये Q0 है, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल किसके बराबर हो गया? अलग अलग आवेशों के द्वारा। Q1 के कारण से लगने वाला बल F1, Q2 के कारण से लगने वाला बल F2, Q3 के कारण से लगने वाला बल F3, Qn के कारण से Fn। तो आप क्या बोलेंगे? अनेक, नोट करते जाइए मेरे साथ, ये चित्र बना लेना, बाकी इसमें कोई डिटेल वाली बात नहीं है, आप नोट कीजिए। अनेक आवेशों की उपस्थिति में किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला कुल बल अलग अलग आवेशों के द्वारा, अलग अलग कौन से हो गए? Q1, Q2, Q3, Q4, अलग अलग आवेशों के द्वारा परीक्षण आवेश पर लगने वाले बलों के सदिश योग के तुल्य होता है, या बोल देते हैं बीजीय योग के तुल्य होता है। समझ गए बात को? इसको बोलते हैं बहु आवेशों के मध्य बल एवं अध्यारोपण का सिद्धांत। हम चाहें तो इसको आगे और सरल कर सकते हैं। क्या आ जाएगा? देखो बच्चों, वेक्टर एफ बराबर, यदि हम वेक्टर F1 की बात करें, F1 क्या है? F1 है बच्चों Q1 के कारण से परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल। तो ये आ जाएगा K, जिसको आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट कहते हैं, K Q1 Q0 बट्टे इसको आपने कह दिया R1 स्क्वायर, और ये आ जाएगा R1 यूनिट वेक्टर, प्लस F2 में क्या आ जाएगा? K Q2 Q0 बट्टे R2 स्क्वायर, ये आ जाएगा R2 के। इसी प्रकार से ये आगे चलेगी प्रक्रिया, K Qn Q0 बट्टे Rn का स्क्वायर, Rn यूनिट वेक्टर आ गया। तो इतना ज़्यादा डिटेल में ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा सा अर्थ इसका यही समझेंगे, बहु आवेश, अनेक आवेशों की उपस्थिति में किसी आवेश पर, जिसको हमने परीक्षण आवेश माना है, किसी आवेश पर लगने वाला बल अलग अलग आवेशों के द्वारा इस पर लगने वाले बलों के बीजीय योग के तुल्य होता है। यह बच्चों हमारा बहु आवेशों के मध्य बल का टॉपिक भी समाप्त होता है। अब हम लोग हमारा ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, अब तक जो कुछ पढ़ाया है इसका मतलब ये नहीं कि वो कम महत्वपूर्ण है, सारा महत्वपूर्ण है। हमें एप्सिलॉन आर का भी पता होना चाहिए, एप्सिलॉन 0 का भी पता होना चाहिए, कूलाम का नियम भी पता होना चाहिए। ध्यान देना बच्चों, हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, चैप्टर का नाम क्या है हमारे का? विद्युत क्षेत्र। अब बच्चों हम इस विद्युत क्षेत्र के बारे में जानना चाहते हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। विद्यार्थियों, हम लोगों ने जब इस क्लास की शुरुआत की थी, इस चैप्टर की क्लास की शुरुआत, तो हमने यह पाया था कि जो दो आवेश हैं वो एक दूसरे को या तो करते हैं आकर्षित या करते हैं प्रतिकर्षित। सजातीय आवेश हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित और विजातीय आवेश हमेशा एक दूसरे को आकर्षित। सीधी सी सिंपल सी बात है। जैसे बच्चों, यह मान लीजिए कोई आवेश है, इसको Q1 मान लिया, Q मान लिया। इस आवेश के पास में, जैसे मान लीजिए ये बच्चों आपने Q1 मान लिया है, इस आवेश के पास में यदि हम किसी अन्य आवेश को लाने का प्रयास करते हैं, मान लीजिए Q2 है,
तो ये Q1 आवेश इस पर क्या लगाएगा भाई? बल लगाएगा। यदि इसकी प्रकृति समान है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो बल कौन सा लगेगा? प्रतिकर्षण। ये पॉजिटिव या नेगेटिव है तो बल कौन सा लगेगा? आकर्षण। बल लगाएगा, इसका मतलब आप कह सकते हैं कि यह जो आवेश है, इस आवेश का अपना एक क्षेत्र है। इस आवेश का अपना एक क्षेत्र है। इस क्षेत्र में यदि कोई दूसरा आवेश लाते हैं तो यह पहला आवेश उस पर क्या करता है? एक्शन करता है, क्रिया करता है, दूर से क्रिया करता है, जिसको हम बोलते हैं एक्शन एट ए डिस्टेंस। तो आप कह सकते हैं कि किसी भी आवेश के चारों ओर का एक ऐसा क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह बल की अनुभूति करे। कौन सा आवेश बल की अनुभूति कर रहा है? Q2। तो आप क्या बोलेंगे? यह जो क्षेत्र है जिसमें आप Q2 को लेकर आ रहे हैं, यह क्षेत्र क्या बन गया? इस Q1 का विद्युत क्षेत्र। इसको क्या बोलेंगे? Q1 का विद्युत क्षेत्र। नोट कीजिए बच्चों, विद्युत क्षेत्र हेडिंग डाल लीजिए, नोट करो। किसी भी आवेशित पिंड, हमने इसकी बात की है यहाँ पर, किसी भी आवेशित पिंड के चारों ओर का एक ऐसा क्षेत्र, किसी भी आवेशित पिंड के चारों ओर का एक ऐसा क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह बल की अनुभूति करे, तो इस क्षेत्र को उस आवेशित पिंड का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो सिंपल सी बात क्या समझ में आई कि किसी भी आवेशित पिंड के चारों ओर का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र क्या कहलाता है? उस आवेशित पिंड का विद्युत क्षेत्र। उस क्षेत्र में क्या होता है? किसी अन्य आवेश को लाते हैं तो वह किसकी अनुभूति करता है? बल की अनुभूति। क्लियर हो गई बात? किसी आवेशित पिंड के चारों ओर का एक ऐसा क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह बल की अनुभूति करता है, तो उस क्षेत्र को उस आवेशित पिंड का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब बच्चों एक बात तो हमारे दिमाग में तुरंत आ जानी चाहिए कि विद्युत क्षेत्र की यदि हम बात कर रहे हैं तो बच्चों बिना आवेश के इस कॉन्सेप्ट का कोई मतलब नहीं है। तो विद्युत क्षेत्र अपने आप में किससे उत्पन्न हुआ है? किसके कारण से उत्पन्न होता है? आवेश के कारण से। इसमें जैसे आप इस Q2 को ला रहे हैं, इस पर भी बल की अनुभूति। आप यदि कोई Q3 को लाना चाहते हैं, उस पर भी क्या लगेगा? बल लगेगा। Q4 को लाना चाहते हैं, उस पर भी क्या लगेगा? बल लगेगा। इसका मतलब बच्चों किसी भी स्थान पर जो विद्युत क्षेत्र है उसके उत्पन्न होने का कारण क्या है? आवेश। चाहे ये आवेश एक हो चाहे आवेश अनेक हो, आवेश एक हो चाहे अनेक हो। इसके अलावा बच्चों आवेश, अभी हम बात कर रहे हैं स्थिर आवेश। आवेश चाहे स्थिर हो चाहे आवेश गतिमान हो, वहाँ पर क्या उत्पन्न होता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो आवेश स्थिर हो चाहे गतिमान हो, आवेश एक हो चाहे अनेक हो। इसके अलावा बच्चों जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टॉपिक को खत्म करके अगले चैप्टर में जाएंगे, चौथे पांचवें चैप्टर में, जिसका नाम होगा हमारा चुंबकीय क्षेत्र। ये जो हमारा अध्याय है वो तो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के तहत, और वो हमारा अध्याय होगा मैग्नेटोस्टैटिक्स के तहत। तो उस समय हम लोग बात पढ़ेंगे कि यदि चुंबकीय क्षेत्र का मान परिवर्तित हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र, तो उस परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण से भी विद्यार्थियों कौन उत्पन्न होता है? विद्युत क्षेत्र। फैराडे के नियम वगैरह आप लोगों ने पढ़े हैं, वही बात है, दोबारा पढ़ेंगे हम लोग फिजिक्स की किताब में। तो किसी स्थान पर जो विद्युत क्षेत्र है उसके उत्पन्न होने का कारण क्या है? आवेश। आवेश चाहे एक हो चाहे अनेक हो, आवेश चाहे स्थिर हो या गतिमान हो, और साथ साथ परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र। तो बच्चों इसको आप, महत्वपूर्ण है टॉपिक, इसको स्टार लगा के नोट कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है, इसका प्रश्न भी बन सकता है। नोट करो, किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र के उत्पन्न होने का कारण एक अथवा अनेक स्थिर ओब्लिक गतिशील आवेशों तथा परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र है। दोबारा सुन लीजिए, प्रश्न बनता है किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र के उत्पन्न होने का क्या कारण है? तो आप लोग नोट करेंगे, आंसर लिखेंगे, क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने का कारण एक अथवा अनेक स्थिर अथवा गतिमान आवेशों तथा परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण से उत्पन्न होता है। तो विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति का कारण क्या हो गया? आवेश। चाहे वो आवेश एक हो चाहे अनेक हो, चाहे वो आवेश स्थिर हो चाहे वो आवेश गतिमान हो, और साथ साथ क्या हो गया?
परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र। क्लियर होगी बात। अब यहाँ पर बच्चों एक और छोटी सी बात आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ मैं। यहाँ पर ये Q1 के चारों ओर मैंने एक जो गोला सा बना रखा है, ये गोला क्या है, ये क्षेत्र क्या है, इस Q1 का विद्युत क्षेत्र। इस विद्युत क्षेत्र में हम लोग किसको लेकर आए हैं, Q2 को या Q3 को या Q4 को। तो यहाँ पर इस Q2 पर जो बल लग रहा है उस बल को हम क्या कहेंगे, विद्युत बल। उस बल को हम कहेंगे विद्युत बल। क्षेत्र तो कौन सा हो गया, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र में किसी अन्य आवेशित कण को जब लाते हैं उस पर जो बल लगता है उस बल को हम क्या बोलते हैं, विद्युत बल। अब यहाँ पर ये जो विद्युत बल है वो डिपेंड किस पर करता है, वो डिपेंड करता है इस Q2 की स्थिति पर। यदि ये Q2 इस क्षेत्र से बाहर है इस पर बल नहीं लगेगा। इसका मतलब जो विद्युत बल है वह अपने आप में आवेशित कण जिसकी आप बात कर रहे हैं उसकी स्थिति पर डिपेंड करता है, उसकी स्थिति का फलन हो गया। तो ये विशेष बात है। देखो बच्चों, विद्युत बल इसको आपने कह दिया Fe कह दिया। Fe गणित की भाषा में हम कहे Fe इज ए फंक्शन ऑफ R। तो किसी स्थान पर जो विद्युत बल है वह अपने आप में आवेशित कण की स्थिति का फलन होता है। नोट कर लीजिए नोट्स की कॉपी में, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी आवेश पर लगने वाला बल विद्युत बल कहलाता है। यह विद्युत बल आवेशित कण की स्थिति पर ही निर्भर करता है। यह विद्युत बल आवेशित कण की स्थिति पर ही निर्भर करता है, यानी विद्युत बल आवेशित कण की स्थिति का फलन है। समझ गए बात को, बहुत महत्वपूर्ण बात है। विद्युत बल आवेशित कण की स्थिति पर ही निर्भर करता है, यानी वेग पर निर्भर नहीं करता है। तो कोई पूछे आप लोगों से विद्युत बल किस पर निर्भर करता है तो आप क्या कहेंगे, यह आवेशित कण की स्थिति पर निर्भर करता है। यह आवेशित कण की स्थिति का फलन है, वेग पर निर्भर नहीं करता है। एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों, हमारा जो टॉपिक शुरू होने जा रहा है, आप लोग जब तक गाउस का नियम वगैरह कंप्लीट नहीं कर लेते, यानी पूरी फिजिक्स जो है उसमें आप लोगों को बार बार यह टॉपिक पढ़ने को मिलेगा। हेडिंग डाल लीजिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसी से है, विद्युत क्षेत्र से यही टॉपिक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आप लोगों को इंग्लिश के वर्ड भी ध्यान रखने चाहिए। आगे जब आप हायर स्टडी करेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को जो अच्छी बुक्स है वो इंग्लिश मीडियम फॉरेन राइटर की मिलती है। इंग्लिश आपकी मजबूत होनी चाहिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग वेक्टर ई से दर्शाते हैं। वेक्टर लगाने का मतलब एक बात तो तुरंत समझ में आ गई, यह अपने आप में कैसी राशि है, सदिश राशि, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं, पहले समझते हैं फिर परिभाषा लिखेंगे। देखो बच्चों, यह कोई आवेश है Q। अभी हमने पढ़ा है कि किसी भी आवेशित पिंड के चारों ओर का एक ऐसा क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह बल की अनुभूति करे तो उस क्षेत्र को हम क्या बोल देते हैं, उस आवेशित कण का विद्युत क्षेत्र। तो ये जो मैंने बनाया है सर्किल सा, ये सर्किल अपने आप में क्या हो गया, इस आवेशित पिंड का विद्युत क्षेत्र। इस आवेशित पिंड का जो विद्युत क्षेत्र है इसमें मान लीजिए बच्चों कोई बिंदु ले लिया आपने, कहीं पर भी ले लिया, इस बिंदु पर आपने एक परीक्षण आवेश की परिकल्पना कर ली। आपको मैंने बता रखा है परीक्षण आवेश वास्तव में होता नहीं है, इसकी परिकल्पना करते हैं। एक परीक्षण आवेश की परिकल्पना कर ली, तो इस परीक्षण आवेश पर बच्चों इस बिंदु आवेश Q के कारण से क्या लगेगा भाई, बल लगेगा। तो आप कहते हैं कि इस पर लगने वाला बल F है। तो विद्यार्थियों, बल और ये जो परीक्षण आवेश है इन दोनों का जो अनुपात है वो क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वेक्टर E बराबर क्या बन गया, वेक्टर F बट्टे Q0। इसको पुनः सुन लीजिए, फिर कॉपी में आपको नोट करवा दूंगा। ये क्या है, इस आवेशित पिंड के चारों ओर का एक क्षेत्र जिसको आप कहते हैं विद्युत क्षेत्र। इस विद्युत क्षेत्र में कोई परीक्षण आवेश है, उस पर लगने वाला बल तो लगेगा, लगने वाला बल F हो तो F और परीक्षण आवेश का जो अनुपात है वह उस बिंदु पर, जिस बिंदु की आप बात कर रहे हैं, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के तुल्य होता है। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है बच्चों, यह जो परीक्षण आवेश है इस परीक्षण आवेश का मान बहुत ही अल्प होता है। कोई कहे बहुत अल्प क्यों होता है, देखो समझना, यहाँ पर आप इसको गणित की भाषा में लिखेंगे, वेक्टर E बराबर लिमिट Q0 टेंस टू 0।
इसका मतलब क्या है, Q0 का मान शून्य तो नहीं है परंतु शून्य के बहुत निकट है। लिमिट Q0 टेंस टू 0 वेक्टर F बट्टे Q0। तो विद्यार्थियों, परीक्षा में प्रश्न आ जाए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, आपने सूत्र लिख दिया तो आपका उत्तर पर्याप्त है। वेक्टर E बराबर लिमिट Q0 टेंस टू 0 F बट्टे Q0। कोई कहे कि यहाँ पर लिमिट Q0 टेंस टू 0 का क्या आशय है, तो आप बोलेंगे Q0 का मान बहुत अल्प होना चाहिए। कोई कहे क्यों, तो आप बोलेंगे ताकि मूल विद्युत क्षेत्र में कोई परिवर्तन उत्पन्न नहीं हो। Q0 का मान अल्प क्यों होना चाहिए, ताकि मूल विद्युत क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं हो। तो वेक्टर E बराबर क्या आ गया, लिमिट Q0 टेंस टू 0 F बट्टे Q0। तो इसकी परिभाषा कैसे नोट करेंगे आप लोग, नोट कीजिए नोट्स वाले कॉपी में। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाले बल वेक्टर F तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वेक्टर E बराबर क्या आ गया भाई, लिमिट Q0 टेंस टू 0 वेक्टर F बट्टे Q0। बोलो कोई दिक्कत है किसी बच्चे के? ये विद्यार्थियों हमारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हो गया है। आगे बढ़ते हैं, इसको और थोड़ा सा सरल ढंग से समझने का प्रयास करते हैं, छोटी सी परिभाषा समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए बच्चों, हमने क्या मान लिया कि Q0 का मान 1 है, एकांक धनावेश मान लिया, तो उस कंडीशन में वेक्टर E किसके बराबर हो गया, वेक्टर F के बराबर। तो हमारे पास में क्या स्थिति आ गई भाई, वेक्टर E किसके बराबर हो गया, वेक्टर F के। लेकिन कंडीशन कब, जब Q0 का मान क्या हो, 1 हो। तो आप क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आगे बात समझ में, ये परिभाषा होगी। अब देखो इसका मात्रक समझ लेते हैं, बहुत सिंपल सी बात है। वेक्टर E बराबर क्या है, F बट्टे Q0। F क्या है, आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है, सॉरी F आवेश नहीं, F क्या है, बल। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। बट्टे Q0 क्या है, आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो विद्यार्थियों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो गया है, न्यूटन प्रति कूलाम। कैसी राशि है ये, सदिश राशि है। तो बच्चों, उम्मीद है आज जो मैंने पढ़ाया है वो आपके समझ में आया होगा। लेकिन अब आप लोग अपने आप को इस हिसाब से तैयार कर लीजिए, हम लोगों को रोज स्टडी करनी है। हर स्थिति में आपके पास कोई किताब हो या न हो, कोई भी सर मिल जाए, आप उनसे पूछने का प्रयास कीजिए। पढ़ना है। जो होमवर्क आप लोगों को हमने ग्रुप के माध्यम से आपको भेजा जाता है, उस होमवर्क को कंप्लीट करके आप लोग ज़रूर हमारे से चेक करवाएं। आप लोग पढ़ाई करेंगे, इस ऐसी उम्मीद के साथ में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।